मैंने अर्जुमन से कहा कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। फिर जब मैं घर वापस आया तो पता चला कि ताई ने सरफराज भाई पर जादू कर दिया था। मैं गुस्से में भाई के ऑफिस गया और भाई का व्यवहार देखकर हैरान रह गया। जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे लगा कि भाई घबराए हुए हैं और वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह घबराहट में कह रहे हैं। मैंने अपना व्यवहार बदला और पानी वगैरह पिया और बोला, क्या आप ठीक हैं? हाँ। उसी समय सायरा का मोबाइल बज उठा और उसने उसे उठाकर बात की। हाँ माँ, हाँ ये सही है, सरफराज सर भी सही हैं। साहब आ गए हैं। हाँ, आप बात कर सकते हैं। सायरा ने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फ़ोन लिया और अभिवादन के बाद कहा, कैसी हो ताई? ताई जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गए थे? ताई चौंक गई। वहाँ हमारी राइस मिल है। हाँ माशा अल्लाह, मुझे सारी जानकारी मिल गई है। इम्तियाज़ अहमद ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि माशाअल्लाह उन्होंने इतनी संपत्ति बना ली है। हाँ बताओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं? नहीं, तुम बताओ। ताई ने कहा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुरंत आओ, मना मत करो। मैंने कहा, हाँ आ रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने कुछ पल सोचा, फिर मैंने कहा, ताई जान ने मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ। अच्छा, तुम ताई से मिलो, भाई जान ने कहा, जैसे वह मुझसे दूर होकर खुश हो। मैं उठा। थोड़ी देर बाद मैं कैसर खान को लेकर ताई के घर जा रहा था। महल में प्रवेश करने के बाद मैं ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक नौकरानी ने मुझे रोक लिया। आप यहाँ आओ, दानी सरकार इस समय अपने निजी कमरे में हैं। मैं इस विशेष कमरे में पहले नहीं गया था, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। नौकरानी मुझे 2 गलियारों में ले गई जिसे वह निजी कमरा कहती थी। उसने इस कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने कमरे में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और हाथ से हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। दिन का समय होने के बावजूद कमरा इस तरह से बनाया गया था कि रोशनी की एक किरण भी उसमें प्रवेश न कर सके। मैं अंधे आदमी की तरह दरवाजे पर खड़ा हो गया। तभी मैंने कमरे में एक मंद प्रकाश देखा। मुझे पता नहीं था कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है और इसका केंद्र क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें जल रही हों। एक रहस्यमय पीली रोशनी ने आखिरकार वातावरण को रोशन कर दिया। कमरे के बीच में एक बड़ी सी चौकी थी और इस चौकी पर ताई बैठी थीं। उनके शरीर पर अनेक रंगों का लहंगा था और बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कुछ क्षण सन्नाटा रहा और फिर उसने कहा, बैठिए साहब, मेरे सामने कुर्सी लो और बैठ जाओ। ताई की आवाज़ में उस समय एक अजीब सा खौफनाक भाव था। मैं डरा नहीं, लेकिन प्रभावित जरूर हुआ। मैं एक कुर्सी निकाल कर बैठ गया। आप कैसे हैं और आप कैसे हैं? आप क्या कर रहे हैं? यहाँ मेरा दम घुट रहा है। बैठ जाओ साहब, इस समय मैं आपकी माँ के रूप में आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बुलाया है। ताई के लहजे में अजीब सा भाव था। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा। उसका रूप भयानक था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, और अब बहुत सी बातों से बचना नामुमकिन है। तुम्हें याद हो तो कल रात मैं तुम्हारे कमरे में आया था। ताई ने खुद स्वीकार किया कि मुझे कांटा चुभ रहा था और अब पूरी तरह से समझाया गया था। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा। ताई ने कहा, वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे और मेरे बीच एक संबंध स्थापित करूं। मेरा तुमसे रिश्ता है, किसी भी तरह से, लेकिन आप मेरा सहयोग करें। मुझे जो भी काम करना होता है वह आसानी से हो जाता है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो तुम वही करोगी जो ताहिरा खानम चाहती हैं, लेकिन ताहिरा खानम चाहती हैं कि तुम्हारा अफेयर पूरी तरह से सुखद रहे और ऐसा कुछ भी न हो जिससे हम दोनों में से किसी को परेशानी हो। इसके लिए आपको मेरा पूरा सहयोग करना होगा। आपके पापा की दौलत और जायदाद काफ़ी है, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें सरफराज के लिए छोड़ दें तो ताहिरा खानम आपको एक ऐसा तरीका बता सकती हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा दौलत मिल सकती है। अच्छा लगे तो बताओ। तुम बात करते रहो, तुम बहुत बूढ़े हो, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। आप मेरे मूड को नहीं समझते। मैं दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं डरता और इस समय मैं आपकी शैली और आपके कबूलनामे से नहीं डरता। आपने खुद मुझे बताया था कि आप कल रात मेरे कमरे में आए थे।
मैंने तुम्हें देखा और पहचान लिया। पर तुम इन बातों को छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो शिहाब। मैंने हाँ कह दिया। तुम गुरनी से विवाह करो। ताई ने एक भयानक विस्फोट किया और एक क्षण के लिए मेरा दिमाग उन्माद में चला गया।